लक्ष्मण रेखा असल में रामायण में नहीं लिखी हुई। इतनी सारी रामायण कैसे? कि एक ऐसा भी वर्जन है जिसमें रावण और सीता को पिता पुत्री बताया गया। हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? राम जाते समय उनको ये वरदान देके गए थे। प्यारी सी कहानी है कि और रामायण की कौन सी कहानी है जो आपको लगता है सबसे कम पॉपुलर है बट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? महिलाओं की। एक ऐसा रामायण सुनाता हूँ जो ना आपने ना आपके दर्शकों ने कभी नहीं सुना। मैंने नाम दिया उसको सीतायन। एक शब्द आया अरब कंट्री से, वो शब्द है औरत। औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है सिवाय एक लौते मतलब का, और वह वजाइना। महाभारत में मेरा एक बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण का। कर्ण के साथ गलत हुआ या कर्ण ने गलत किया? ये कृष्ण जी ने धोखे से क्यों मारा, उसकी कहानी। दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिल गया? मारा तो उसे भी छल से गया था। एक तो छल से मारा गया था, दूसरा एक तो उसका पूरा शरीर वज्र का नहीं बन पाया था, उस पर भी छल हुआ। अगर आपको महाभारत में अपना एक हीरो चुनना हो जिसके दृष्टिकोण से आप महाभारत देखेंगे, वेद व्यास। क्या किरदार रहे होंगे जिन्होंने महाभारत पूरा देखा, और जो चिरंजीवियों में भी एक वो अभी तक है। शकुनी के नाम का मंदिर भी है। हाँ है, शकुनी का नाम का है, रावण के नाम का है। रावण का तो एक ग्रेटर नोएडा में हमारे पड़ोस में ही है। लंका जो थी उसके प्रमाण क्यों नहीं है? और श्रीलंका में लोग रावण को क्यों नहीं पूछते? ग्रंथों के हिसाब से ये श्रीलंका वाली लंका नहीं है, लंका अलग थी। महाभारत में सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? एक आध किसी किरदार को छोड़ के सबको। गांधारी की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो उनके हिसाब से कृष्ण भी गलत थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था आखिरी में कि तुम्हारा भी कुनबा फलेगा फूलेगा नहीं। नागा साधुओं को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? एक तो ये है कि नागा साधुओं को आप अघोरियों से कंफ्यूज ना करें। एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि नागा साधु मतलब नंगा, ऐसा नहीं। महाभारत में किसके साथ ज्यादा गलत हुआ, अश्वत्थामा या कर्ण? कर्ण। लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण क्यों नहीं रखते, जबकि विभीषण तो भगवान राम के साथ ही थे। बाकी सब बदनाम नहीं हुए, विभीषण क्यों बदनाम हो गए? विभीषण को हम लोग क्यों ट्रोल करते हो, तो हमारे साइड। भगवान शिव से एक सवाल पूछने का मौका मिले। मेरे को अपने पास कब बुला रहे हैं? मेरा हो गया। रामायण में कोई एक किरदार जिससे मिलना और कुछ पूछना हो, क्या पूछेंगे? जामवंत से मिलना चाहता हूँ। जामवंत से क्यों? माना गया है कि वो हनुमान से कहीं ज्यादा बलशाली थे जब वो अपनी जवानी की अवस्था में थे। सीता जी का त्याग या द्रौपदी का गुस्सा? द्रौपदी का गुस्सा। अगर फेयर वॉर होती तो क्या कौरव से पांडव जीत पाते? अगर फेयर वॉर होता तो वॉर फेयर नहीं होता। क्या ये नाइंसाफी नहीं थी कि आपने दो लोगों की कहानी को दर्द बनाकर बेच दिया? हमारी पत्नी को हमारे एक दोस्त से प्रेम हो गया। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ एक और कुर्सी लगे। कि कोई दीवाना कहता है कोई ऑथर समझता है, मगर अंदर के टूटे आशिक को बस एक शायर समझता है। अक्षत गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और ये मुस्कुराहट कह रही है कि सही नफ्स पकड़ लिया हमने। नहीं, आप बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है आपने। कि कोई दीवाना कहता है कोई ऑथर समझता है। लोग कहते हैं जब दिल टूटता है तो आदमी अध्यात्म की तरफ चला जाता है और उसमें रम जाता है। कुमार विश्वास भैया को भी हमारा प्रणाम। भैया नमस्ते। सही कहानी है, बिल्कुल सही कहानी है। और कौन ऐसा है अगर जिसने ब्रह्मचार्य न अपना लिया हो, वो ये नहीं कह सकता कि वो कभी दीवाना नहीं हुआ होगा। दीवानगी अलग अलग चीज़ों पे होती है शुभांकर भाई। कभी किसी महिला के प्रति होती है, अगर आप पुरुष हैं तो। वैसे पुरुष होकर पुरुष के प्रति भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी अपने काम के प्रति, कभी माता पिता के प्रति, देश के प्रति। तो दीवानगी किसी और चीज़ की हो सकती है, किसी और को हो सकती है। और दीवानगी की जो परिभाषा है वो समय समय पे एक ही जीवन में बदलती भी है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दीवाना कभी नहीं हुआ। पॉलिटिशियन दीवाना है वोट के लिए, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने एक कंपोजर है मेरे बहुत फेवरेट, मिथुन। तो मिथुन का मैंने पॉडकास्ट किया था जी। और मिथुन और हमारी चर्चा में एक चर्चा आई कि इस देश में लोग दर्द को ग्रहण अच्छा करते हैं। जी। फिर मुझे याद आने लगे अक्षत गुप्ता के वो वीडियोस जिसमें वो अपनी पत्नी का जिक्र करते हैं, एक्स वाइफ, जिसमें वो अपने बेटे का जिक्र करते हैं और सारा देश उनके लिए बुरा फील करता है कि यार बड़ा गलत हो गया। एक गलती तो अभी तक चली रही है। मैं अभी भी 11 साल से ऊपर हो गया अपने बेटे से मिलने का, उसको छूने का, उसकी पसंद और नापसंद जानने का अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो गलत तो हो रहा है। और 2 तरीके के डिवोर्सेस होते हैं, एक 2 समझदार लोगों के बीच में और एक 2 बेवकूफ़ों के बीच में। समझदार लोगों के बीच में जो डिवोर्स होता है वो उदाहरण के तौर पे ऋतिक साहब और सुजैन मैम जैसा होता है कि ठीक है, हम लोगों की 2 लोगों की साथ में नहीं पट रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक ही ट्रेन की पटरी है जिसके बीच में 2-3 एक आध बच्चा है।
तो हमारी नहीं पट रही है, लेकिन वो पटरी ही रहे, ताकि उस बच्चे का जीवन सुचारू रूप से चले, वो एक ऐसी तकलीफ़ में ना घुस जाए जो उसको जीवन भर आपके और मेरे मरने के बाद भी जीनी पड़े, कि मेरे को वो नॉर्मल बचपन नहीं मिला। पूरी कोशिश की गई थी कि ऐसा ना हो, पर लेकिन आपकी कहानी शिखर धवन वाली है। जी है। शिखर धवन, आयशा मुखर्जी वाली। हाँ, मेरी थोड़ी दिनेश कार्तिक वाली भी है। हाँ मतलब ये बड़ा है। दिनेश कार्तिक की लव स्टोरी का आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल सही बात है, वही कहानी है। मैं दिनेश कार्तिक के डिवोर्स की बात कर रहा हूँ। हमें समझ गया जी। दिनेश कार्तिक की पत्नी में आईपीएल मैच देखने आती है, मुरली विजय से मुलाकात होती है, मुरली विजय प्रेगनेंसी के टाइम में प्यार हो जाता है, और आज भी दुनिया में फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती पर दगा की सबसे मशहूर कहानी है। जी 2 साल पहले आपने सुनाई थी, हम चाहते हैं थोड़ा सा जिक्र करके निकल जाइए, कैसे दगा हुई थी? ताली दोनों हाथ से बजती है, गलती दोनों की होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रिश्ता एक इंसान की वजह से नहीं टूटता। तो मैं ज़्यादा घुल मिल गया था अपने काम के प्रति, बैलेंस बिगड़ता। उस समय दीवानगी काम की थी, 5 रेस्टोरेंट थे और बनाने थे। लव मैरिज करने के बाद जी आप भटक गए थे काम के टूवर्ड्स। जी। फिर देखिए, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए। एक्चुअली जिसके पास जो नहीं होता है ना, उसको वही चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूं। हाँ, तो जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसके घर के लोग जो उस पर आश्रित होते हैं वो बोलते हैं कि नकारा है, ये कुछ किया नहीं, हमको अभाव है चीज़ों का। एक समय मैं वो भी गुजारा, तो मेरा एकदम एक सूत्री कार्यक्रम बन गया कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े। मैं उसमें इतना घुला, इतना रमा। ऊपर से होटल रेस्टोरेंट का काम था, तो हमारा लौटने का समय ही 1-2 बजे रात का नॉर्मल है, और मैं अपने परिवार का पहला जनरेशन नहीं हूँ होटल इंडस्ट्री, तीसरा हूँ। तो हमारे घर में बहुत नॉर्मल है कि 1-2 बजे आ रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, 11-12 बजे दोपहर में उठ रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि फिर 2 बजेगा। उस चक्कर में घर से मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा छूट गया। तो जब पैसे की कमी ख़त्म हुई, तब ज़रूरतें सामने वाले पक्ष की बदली की। वक्त चाहिए, घूमने जाना है, समय चाहिए, प्यार चाहिए, मेरे पास नहीं था। मैं अपनी चीज़ों में उलझा हुआ था, और ज़रूरी नहीं ना कि आपको प्यास लगे तो बिस्लरी या किसी मिनरल वाटर बॉटल का ही पानी पिएंगे। जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो आप नल से भी पीते हैं, स्टील के ग्लास में भी पीते हैं, घड़े से भी पीते हैं, कहीं से बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो ऐसे उठा के भी पीते हैं, है ना। फिर वो कुआं हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, क्योंकि उस समय सबसे ज़रूरी हो जाता है प्यास। तो बस मैं उसको समय पर समझ नहीं पाया, तो दूरी होते होते कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। इंसान प्यार का भूखा होता है, कोई अकेला नहीं रहना चाहता। तो अकेलेपन को भरने के लिए जो सबसे करीबी साथ मिला, 2 लोग साथ हो लिए। बट मेरे मन में जब ये कहानी मैं सुन रहा था तो कई बार मुझे ख्याल आया कि क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं थी कि आपने 2 लोगों की कहानी को दर्द बनाकर बेच दिया? उससे क्योंकि वर्जन एक तरफा था। हाँ, हो सकता है सच हो, पर हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ एक और कुर्सी लगे सामने, एक नहीं, उस एक कुर्सी पे 2 लोग बैठे। देखिए, अब आपकी शादी हो गई है, नई वाली भाभी हमारी है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक शब्द आपने, अब आप एक नई बिटिया के बाप भी बन चुके हैं जी। ये पहली बार आपके ही पॉडकास्ट में बोला जी, जा रहा है। आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो अब आपकी कमिटमेंट चेंज हो चुकी है, तो नई कुर्सी को लेकर जो ये ब्लश मारा है आपने, ये ब्लश मत कीजिए। नहीं, ब्लश खुशी वाला नहीं है। हर चीज़ को गुस्से से और भवें तान के बोलना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो सभी से बोलता हूँ कि एक बार आमने सामने तो बैठा हो। बट 2 लोगों के, मैं ये समझना चाहता हूं मैं कि जैसे हर इंसान, इस देश में हर इंसान एक दौर में दर्द से गुजरा है। अधिकतर लोगों के रिश्ते टूटे, अधिकतर लोगों के रिश्ते टूटे हैं, और ये मैं सिर्फ समझना चाहता हूं क्योंकि जो कहानी बहुत चर्चित हो गई उसको लेकर ही संवाद होता है। करेक्ट। और आपकी कहानी बड़ी चर्चित रही, तो मेरे मन में कई बार ये आया कि जब वो औरत इस कहानी को सुनती होगी, मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा था वो कैसे रिएक्ट करती होगी, उसका भी एक सच होगा। मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आपने इस कहानी को बहुत बेचा। विश्वास मानिए, इस कहानी से मैंने कभी 1 रुपये भी कमाया नहीं। मैंने कोई बायोग्राफी लिखी। नाम कमा लिया सर, चेहरा चल गया, नाम चल गया। नाम मेरी कहानी और मेरे काबिलियत पे चला है, ना कि इस बात पे कि मैं अपना दर्द बेच रहा हूँ। देखिए, दर्द सबको है। अभी जब कैमरा बंद था तो आपने भी अपना दर्द मेरे से, बिल्कुल सही बात है ना। वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप अपना दर्द कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं या नहीं। और ज़्यादातर लोग अपना दर्द कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, उसमें आपको सब हंसते हुए चेहरे दिखें, क्योंकि लोगों को ये अच्छा लगता है कि जो मुझे नापसंद करते हैं उनको ये दिखे कि मैं कितना खुश हूँ। ओके। मगर आप विश्वास मानिए, आप चाहेंगे तो आफ्टर द कैमरा मैं आपको नाम दे दूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली मिलके, और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और माइक लेके कई 100 लोगों के सामने बोला है कि आपकी उस कहानी के कारण हम डिप्रेशन में जाने से बच गए। विच इज ट्रू। ये आपकी कहानी मोटिवेट भी कर रही थी, मैं कह रहा हूँ। और मुझसे ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने लाइफ में मूव ऑन करने की कहानियां बताई, वो ये कहा कि जब आप अपने दर्द का इजहार कर देते हैं तो वो दर्द आपके दिमाग से थोड़ा कम हो जाता है, मन हल्का होता है। मेरा सीधा सीधा ये बोलना मानना है, और मैं ये करता भी हूँ। कई बार इसीलिए पॉडकास्ट में मेरे आंख से आंसू भी छलका है।
अब वो कोई बोल सकता है देखो बेचारा बन रहा है, तो किसी की सोच में बदलने नहीं आया हूँ। बात यह है ना कि अगर आप, और अभी आप बोल रहे थे कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, है ना, मुस्काना, हंसना, खुश होना, ये मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन है, मेरा भाव है ना, मेरी एक फीलिंग है। वैसे ही दुख, तकलीफ और रोना भी मेरा ही एक्सप्रेशन है। तो जब मैं हंसी कैमरे के सामने कर रहा हूँ या अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ, तो मेरे को इस बात से शर्म नहीं आती कि मैं अपनी तकलीफ भी उतनी स्वच्छता से डाल दूँ। जैसे अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैं मुंबई के घर में, एक दिन मुझे इतना ज़्यादा अकेला लग रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। क्यों अकेलापन होता है, सबके साथ होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इंस्टा लाइव चला गया था। मेरे 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं इंस्टाग्राम चालू किया, मैं बोला मेरा कोई एजेंडा नहीं भाई आने का, मेरे को ना बहुत अकेला लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कहीं कुछ कर नहीं लूँ अपने आप को। तो मैं सोचा कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं तो थोड़ी देर बात करूँगा, कुछ मैसेज पढ़ूंगा ना तो अच्छा लगेगा। मैं 20-25 मिनट बात किया, वो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। मेरी टीम बोली हटा दो, एक तो तुमको करना नहीं चाहिए था, कर दिया तो हटा दो। मतलब क्यों हटा दो? मैं ही हूँ अकेला जो रो रहा है, मैं ही हूँ जिसका ब्रेकअप हुआ है, मेरा बच्चा अकेला बच्चा है जो अब जिसको माता पिता दोनों का सुख नहीं मिला। अनगिनत लोग हैं, उनको लगता है चलो, मेरी बात सुन के ना शुभांकर भाई, अनगिनत लोगों को लगता है कि चलो हम अकेले नहीं हैं। अतुल सुभाष को जो लगा बेंगलोर में वो करके मर गया, वो सब कुछ मैंने किया। अतुल सुभाष और मेरी कहानी में जो एक सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो चला गया, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और मैं बच गया। लेकिन मैं बहुत सारे अतुल सुभाष बनाने से बचा ले रहा हूँ, ये मेरे को पता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक लाइन है ना शुभांकर भाई, जो लोग अपने आप को बोलते हैं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जो लोग मेरे को जानते सुनते हैं ना, उनको मालूम है कि हम अकेले नहीं हैं, ये सब हमारे साथ अकेला नहीं हुआ, इसके साथ भी हुआ। ये मरी हालत से निकल के यहाँ तक पहुँचा है। अगर हम डिप्रेशन से निकलेंगे, अगर हम अपनी परेशानी को मुंह से बोलेंगे और अगर हम सुसाइड के ख्याल से बच के आगे निकल जाएंगे, तो शायद इतने गर्त में जाने के बाद भी, रॉक बॉटम टच करने के बाद भी हमारी लाइफ ऐसी हो सकती है जैसी इसकी हो गई। समय निकालना पड़ेगा, ये थॉट है। मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी डिप्रेशन में कि वो दीवार पे सीलन पड़ती है, जैसे लाइन हो जाता है, उसके बाद आप उसको किसी भी रंग से पोतते रहिए। आप ब्लैक कलर करेंगे ना तो वो रस्टेड ब्राउन कलर हो जाएगा, पर वो दिखेगा ज़रूर। शुभांकर भाई, दीवार के अंदर जब सीलन दिखती है ना, तो वो आखिरी स्टेज ऑफ कैंसर है उस वॉल के लिए। कई साल पहले से दीवार के बाहर से पानी छिटना शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे बाहर की परत को तोड़ते हुए अंदर घुसा होगा, फिर सीमेंट को तोड़ते हुए, ईंट के बीच से होते हुए अंदर का प्लास्टर तोड़ा होगा, तब आपको दिख रहा है कई साल बाद कि ओ मेरी दीवार में सीलन आ गई। वो उतने समय अकेले जूझ चुका है ना, तब उसके चेहरे पे दिख रहा है कि उसको क्या हुआ। वो है आपके अंदर की दीवार। तो मेरी लाइनें थी कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आँखों से रिश्ती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती हैं, दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज़ वो भी ढह जाएंगी। मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ। कफ जैसा होता है डिप्रेशन, ठंड आती है कफ होता है जी। कफ होता है तो सबसे पहले घर में माएँ, और जब बढ़ जाता है तो क्लिनिक में डॉक्टर बोलते हैं बेटा जितनी बार कफ आए थूको, निगलो मत थूको। आप एक बार जाके थूकेंगे खूब सारा कफ निकलेगा, पर आपको लगता है कि अब नहीं निकलेगा। 5 मिनट बाद कफ फिर आता है ना, आपको अपने सोफे से, बिस्तर से, टेबल से उठ के फिर बाथरूम जाना पड़ता है, बेसिन के सामने जाना पड़ता है, फिर से थूकना पड़ता है। कई दिन आप थूकते रहते हैं, तब जाके वो कफ खत्म होता है। डिप्रेशन ऐसे ही है, एक बार 2 बार बोल के वो बात खत्म नहीं होती। सुनने वाले को ऐसा लग सकता है कि हाँ सुन लिया ना भाई, हाँ भाई बहुत दुख है, लेकिन कितनी बार बोलेगा? 100 बार बोलूँगा। जब तक मेरा दर्द नहीं खत्म होगा तब तक बोलूँगा, जब तक पूरा कफ नहीं निकलेगा तब तक बोलूँगा। मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो उस कफ को निकालने के लिए एक बेसिन ढूंढिए। फिर लोग बोलते हैं कि अरे लेकिन हमारे लोग 2-4-5 बार सुनते हैं, फिर बोलते हैं हो गया ना, कितनी बार बोलोगे? आपके घर में अगर 2 बाथरूम 4 बाथरूम है, एक बाथरूम का बेसिन चोक हो जाएगा, बाहर पानी आने लगेगा तो थूकना छोड़ देंगे? कमोड ओवरफ्लो कर देगा तो पॉटी सुसु जाना छोड़ देंगे? नहीं ना, आप दूसरे बाथरूम में जाएंगे। एक आदमी नहीं सुनना चाह रहा है, एक इंसान का जी भर गया आपका दुख सुन के, नया बेसिन ढूंढिए, नया कांड ढूंढिए। और अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं, विश्वास मानिए आपके आसपास इतने लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनकी बात सुन लें। मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता। मैं तो 100 बार बोल चुका हूँ। कौन चला गया मेरी एक्स वाइफ और मेरे बेटे के पास जाके बोलने की सुनो यार बड़ी तकलीफ में है? हो गया ना 10 साल। चलो मान लेते हैं अक्षत गुप्ता की गलती होगी, उसके बच्चे से तो मिलने दो, कोई नहीं गया ना। मेरे को मेरा दुख खुद ही झेलना है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन, और अगर आप नहीं हैं तो आपके आसपास होंगे ही होंगे। आपके माता पिता में कोई हो सकता है, आपके भाई में हो सकता है, आपकी दोस्तों में कोई भी हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते ना, उसके लिए कम से कम बेसिन बन जाइए। ठीक है, आपका वर्जन जो है मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। बस इतना ही है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मुझे महेश भट्ट साहब याद आए। महेश भट्ट साहब ने एक फिल्म बनाई थी वो लम्हे जी, और मुझे बड़ी पसंद वो फिल्म आई थी। और उस फिल्म का जब प्रीमियर हो रहा था तो उस प्रीमियर पर एक बहुत अच्छा डायलॉग आया था कि उस औरत की बर्बादी ने मुझे आबाद किया। जी, ये भट्ट साहब के स्टेटमेंट थे।
और मोहित सूरी ने कहा कि मैंने फिल्म वो इसलिए बनाई क्योंकि सारी दुनिया की तरह मैं भी सोचा था कि भट्ट साहब ने इस्तेमाल किया उनका। ये मोहित सूरी का स्टेटमेंट है वो लम्हे फिल्म को लेकर, जिसमें कंगना एक्टिंग की और बड़े खूबसूरत गाने कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो मोहित ने कहा जब परवीन बॉबी की डेथ होती है तो भट्ट साहब उन गिने चुने लोगों में थे जो अंतिम संस्कार में गए थे। जब सब कुछ हो गया तो वो उस लिमिटेड लोगों में थे जो अकेले वहां बैठे थे। और फिर भट्ट साहब ने कहा कि उस औरत की बर्बादी ने मुझे आबाद किया, हमारा रिश्ता था वो डिप्रेस थी, मैंने हमारी जिंदगी पर एक फिल्म बना दी सारांश। फिल्म हिट गई, परवीन और डिप्रेशन में चली गई, मैं बड़ा स्टार बन गया। मिलने के पहले वो सुपरस्टार थी। मुझे जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। इस दौर से हम सब गुजरे और कह देने से दिल हल्का होता है। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए था कि कभी आपने सोचा कि ये जब बातें जाती होंगी, क्योंकि आप एक शायर भी हैं, ऑथर भी हैं, आप सोचते भी हैं, गहन चिंतक भी हैं, उस कहानी को दूसरे वर्जन में लिखना तो कैसे लिखेंगे आप? दूसरे वर्जन में, क्योंकि ये कभी आया नहीं। मैं चाहता हूं आज आप एक ऑथर के तौर पर कल्पना कीजिए कि ये कहानी आपने कही, किसी ने कहा नहीं होगा। इंटरनेट की दुनिया बहुत छोटी है, आप कितना भी बचेंगे सामने तो इंसान आ ही जाता है। आंख नाक भींच कर भी इंसान देख ही लेता होगा, देख ही लेता होगा। और ये कहानी उन्होंने भी सुनी होगी, बच्चे को तो पता ही होगी, भले बात नहीं करवा रहे हैं, हाँ। वो भी जानता होगी पापा मेरे मिस करते हैं। इस कहानी का अदर वे वर्जन कैसे आप कर रहे हैं, मतलब सामने वाले की तरफ से? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि ये सिर्फ सामने वाले का वर्जन नहीं है ना, ये मेरा भी पूरा जीवन हिला है ना। और वो जीवन मैंने नहीं हिलाया, मैंने नहीं बोला था कि मुझे छोड़ के चला जाए है ना। तो सामने अभी आज की डेट में मैं कहीं पहुंच गया हूं, मैं बोल पा रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, तो ये बोलना बड़ा आसान है आपके लिए, नहीं किसी के लिए भी, कि देखो ये अपनी बात रख रहा है। आप इंदौर जाइए कभी, और इंदौर में 2014 के समय अक्षत गुप्ता के बारे में पूछिए। उस समय हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में मेरे को घरेलू प्रताड़ना करने वाले शख्स के तौर पे फ्रंट पेज पे मेरा और मेरे माता पिता की तस्वीरें छपती थी। अच्छा, ये इस लेवल पे गया था ये जी। वो परिवार वहाँ का पुराना परिवार है, वो ज़्यादा रसूखदार थे, ज़्यादा लोग जानते थे। हम बाहर से आए हुए थे, हम अंबिकापुर नाम के गांव से छत्तीसगढ़ से आके वहाँ बसे थे। हमारा कोई पुराना वहाँ रूट्स नहीं था। गुंडई, मारपीट, पुलिस, कोर्ट कचहरी, और इस तरीके के टॉन्ट की बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि अपने रेस्टोरेंट्स नहीं चला पाया, अपना रिश्ता नहीं चला पाया, और सुसाइड करने गया, उसमें भी फेल हो गया। ये बैठ के सुने, मैं मेरे माता पिता पुलिस थाने के बाहर बेंच में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि हमको अंदर बुलाया जाएगा बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि महिलाएं तो हमेशा सही होती हैं ना। अभी वो इंदौर में अभी जो हुआ है कांड, वो तो सबको पता है, लेकिन महिलाएं हमेशा सही होती हैं, है ना। तो ये सब जो झेला है वो मैं और मेरे माता पिता, बच्चे से जिसकी दूरी कर दी गई, वो मैं और मेरे माता पिता। और उस समय इंदौर में हम लोगों की जो दुर्गति करने की कोशिश की गई, आप समझिए कि इस चीज़ पे कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी कि हम बर्बाद ना हो, हम मर जाएं। कि जब वो सुसाइड करने के बाद मैं थाने में बैठा था ना, यहाँ सलाइन वाला वो लगा हुआ था, तब ये बात बोली गई थी कि इतना बड़ा फेलियर है कि सुसाइड करने गया, उसमें भी फेल हो गया। और जब ये सुन के मेरे माता पिता रोने लग गए थे, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, 33 साल की उम्र थी उस समय। जब उन्होंने देखा कि ये लोग रो रहे हैं तो बोले कि बट कोई बात नहीं, रोने की क्या बात है, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई, हम और आइडियाज़ देंगे, इस बार फेल नहीं होगा, फिर से कोशिश करो। किसने कहा था ये? 6-7 लोग वहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। वो जो इससे स्कूल कॉलेज में नहीं होता था कि एक ग्रुप में लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपको टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे ऐसे कैसे, बोले तेरे को थोड़ी ना बोला, आपस में बात कर रहे हैं। ये सब नीचता देखा हूं मैं। अच्छा, मेरे को एक सवाल, और उसके बाद भी मैं अभी भी कड़वाहट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके नहीं बोल रहा हूँ, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मैं क्यों नहीं बोलूँ अपना दुख, मेरा भी जीवन था, मेरे माता पिता का भी जीवन था जो बर्बाद हुआ। आज तक मैं कहीं ये बात नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो अपने साथ जो सुसाइड करने की कोशिश किया ही, 5 दिन अस्पताल में पड़ा था, मालूम नहीं था जिंदा बचूंगा कि मर जाऊंगा। जब सुसाइड से बच गया तो सरकार ने केस किया था, सुसाइड करना एक क्राइम है, वो केस लड़ा हूँ, उस पर माफ़ी मांगा हूँ, उस पर हर्जाना भुगता हूँ। मेरे फादर को फुल बॉडी पैरालिटिक अटैक आ गया, मेरी माँ का बाईपास सर्जरी हो गया। मेरा एक ही छोटा भाई है, वो कमर्शियल पायलट था फिलीपींस में, वो नौकरी छोड़ छाड़ के इस परिवार को संभालने आया। मैं वो दिन देखा हूँ कि मेरे घर का बिजली काटने आए थे, 4 महीने से मेरे घर का बिजली बिल मैं पे नहीं कर पाया था, और वो आए थे, वो पहचानते थे, उनको मालूम था ठीक ठाक लोग हैं। बोले अक्षत जी 3,500 रुपये दे दीजिए, 15 दिन का टाइम दे देंगे। मैं और मेरे पिता खड़े होकर 3,500 रुपये दे नहीं पाए थे साहब, घर की बिजली कट गई थी। उसके बाद अगर आज मेरे को बिजली मिली है बोलने के लिए, तो अगर कोई भी ये बोलेगा कि तुम बोल क्यों रहे हो, तो वो जिन्होंने किया है ना, उनको मालूम है कि अभी भी ये जो कर रहा है ना हमारे साथ, कुछ नहीं कर रहा है। तो इसकी जगह कोई और होता, और आज जहाँ मैं बैठा हूँ और जो मैं करने की का मादा रखता हूँ, वो मैं पता नहीं क्या करूँ। समझ। अब एक सवाल सर, एक आशिक या एक समाज के तौर पर मेरे मन में आता है कि 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, 2 लोग मोहब्बत में साथ रहते हैं, एक दूसरे को अपनी दुनिया बना लेते हैं,
फिर जब वो बिछड़ते हैं तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं, एक दूसरे से अनजान क्यों बन जाते हैं, एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद क्यों करने लग जाते हैं, एक दूसरे से नफरत क्यों करने लगते हैं। वो सारी दुनिया से बाकी जुड़े रहते हैं, बस वही दो लोग आपस में नहीं होते हैं जिन्होंने कभी एक साथ रहकर साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। दोनों इसी दुनिया में जी रहे, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के जीवन पर असर है। और ये आपकी कहानी नहीं, सबकी कहानी है। कई बार मुझे लगता है कि मोहब्बत करना क्यों जरूरी, क्योंकि मोहब्बत में आप बिछड़कर उसी शख्स से अनजान हो जाते हो जो आपका सबसे करीबी होता है। सच। क्यों? इसके लिए भी आपको एक चेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास मानिए कि मुझे कोई नफरत नहीं, मैं भूल जाऊंगा। वो जो बोलते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं कर लूंगा। लेकिन वो महिला और वो मित्र मेरा पास्ट हो सकता है, मैं उनको जाने दे सकता हूँ। मेरा बेटा जीवित है ना, वो सांस ले रहा है ना, उसका प्रेजेंट है ना, वो जो हैम्पर हो रहा है। और हैम्पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे टच में नहीं है, मेरे होने से मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, जो कर पाता करता। लेकिन जो समझा दिया गया ना उस बच्चे को, वो जीवन भर उसके केओस में जिएगा कि मेरे पिता ऐसे थे, जो कि सच नहीं है। मैं अपने पास्ट को माफ़ कर सकता हूँ, मैं अपने पास्ट को भूल सकता हूँ, मैं अपने प्रेजेंट को कैसे भूल जाऊँ? मेरे को पता है ना वो कैसा दिखता है। आप अभी पिता नहीं है ना, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसी को समझ में आता। आपको एक छोटा सा पिन भी चुभेगा, और सबको पिन चुभा होगा, कांटा चुभा होगा, लेकिन जब आपको चुभेगा ना, तो आपके आसपास वाले कितने भी करीब हो, आपके माता पिता भी क्यों ना हो, आपसे प्यार करने वाली महिला क्यों ना हो, वो सिर्फ ये बोल पाएगी और कोशिश कर पाएंगे ये समझने में कि आपको जो पिन चुभा है ना उसमें आपको दर्द कैसा हो रहा है। पूरी कोशिश कर पाएंगे। उस पिन के चुभने का जो दर्द है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को एहसास हो। ट्रू। बाकी सब कोशिश कर पाएंगे, बाकी सब उसका हिस्सा होते हैं। तो उसके लिए आपको चेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नफरत नहीं है, नफरत जेन्युइनली नहीं है। इनफैक्ट अगर सामने का भी चेयर लगेगा और मुझसे बोला जाएगा कि एक शब्द अगर कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहोगे, तो मैं बोलूँगा थैंक यू, और वो कटाक्ष नहीं होगा। प्यार कभी भी किसी को भी हो सकता है। उस समय बहुत गुस्सा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर अब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कि आप चली गई मेरे जीवन से। नहीं तो मैं 5 की जगह 15 रेस्टोरेंट चलाता होता, मैं कभी मुंबई नहीं आता, मैं कभी लेखन नहीं करता, मैं कभी शुभांकर मिश्रा के साथ नहीं बैठा होता, इस विषय में बात नहीं चलती होती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कभी उस शख्स से नहीं मिलता जिसने मेरे को डिप्रेशन से निकाला, मेरा जीवन संवारा, बिना शादी और बिना किसी कमिटमेंट के मुंबई में 4 साल मेरा पूरा खर्च उठाई। अब वो पन्नों पे मेरी धर्मपत्नी है, आज भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, और मैं बहुत बेशर्मी और बेबाकी से बार बार ये कहता हूँ कि मैं दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ जब भी मेरे लाइफ में कोई भी अचीवमेंट होता है। तो मुझ पे जो एलिगेशंस उस समय लगाए गए थे कि आए दिन रात को मारता था, शराब पी के आता था, दहेज मांगता था, लव मैरिज थी, 8.5 साल तक दहेज नहीं मांग रहा था ये, और 8.5 साल तक मैं मार रहा था और मैं दहेज मांग रहा था, और आप 8.5 साल तक मार खा रही थी और आपने कुछ भी नहीं दिया मेरे को। सोचिए। और मैं वही शख्स हूं कि मेरा इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं अब की अपनी समकक्ष का पांव छूता हूं। नहीं साहब, मैं वो उस समय भी वही था, मैं आज भी वही हूं। जो जिस लायक होगा ना उसको वहीं रखा जाएगा। ये लायक है कि मैं इनका पांव छूं तो मैं छूता हूं, और वो उस लायक होती बन पाती तो मैं छू लेता, पर उनसे भी कभी पांव छुआया नहीं। हमारे घर में वो रिवाज ही नहीं है, हमारे फादर शुरू से किए हुए कि ठीक है करवा चौथ और ये और वो पांव नहीं छूना है। हमारे घर की महिलाएं पत्नियां भी पांव नहीं छूती, ये रिवाज है मेरे घर का। ये नफरत को, गुस्से को ताकत कैसे बनाते हैं? एक कहावत है, ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। और ये मेरा मूल मंत्र भी है। हेट्रेड जो है ना शुभांकर भाई, वो एकदम सच है। ये द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। बड़ा आसान है, गोली मार देना, चाकू मार देना, सुपारी दे के मरवा देना, बड़ा आसान है। अभी इंदौर की तो बात है जो हुआ है अभी मेघालय में। हाँ, 40-50 हज़ार रुपये दे के भेज दिया गया था 3 लोगों। ये कोई, आपको असल में किसी को तकलीफ देनी है तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, उस लायक बन जाइए कि जितने लोग आपको छोड़ के गए ना वो मन मसोस हैं, उनको हो तकलीफ, अरे यार हमने सोचा था खत्म हो गया ये आदमी, मालूम होता इतना आगे जाएगा तो बना के चलते इस, और रोज मारेंगे। नफरत जो है ना, सच है, नफरत जो है नहीं, मैंने खुद ये महसूस किया जो आप कह रहे हैं जी, कि कदम कदम पे मैंने देखा है, महसूस किया है, तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ। आते हैं शुभांकर भाई, वापस आते हैं लोग, देखो मैं याद तो हूं ना, भूला तो नहीं ना भाई, और मन में आता है कि नहीं भाई कुछ नहीं भूला, जो किए हो तुम लोग सब याद है। सफ़ेद है हेट्रेड जो है ना, नफरत जो है ना, वो बिल्कुल झक सफ़ेद है, प्योर वाइट। अच्छा, उस पे कोई मिलावट नहीं हो सकती। मुझसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अपमानित हुए हैं, या तो गरीबी में अपमानित हुए हैं, मोहब्बत में अपमानित हुए हैं, समाज ने अपमानित किया है, सहयोगियों ने अपमानित किया है, परिवार ने अपमानित किया है, या कुछ अभाव रह गया है जिसका अपमान हो सके है, और उसी के चलते उन्होंने उस गुस्से को ताकत बनाकर दुनिया को दिखा दिया है
कि हम ये हैं। आपने भी जितनी चीज़ों पे अपमानित किया है जुड़ा ना, परिवार शब्द हटा दीजिए मेरे जीवन से कि परिवार में रिश्तेदार का जिक्र कर रहा हूँ मैं, परिवार मतलब रिश्तेदार। हाँ, वो किया। तो आपने जितनी चीज़ें बोली ना, मैं उन सब जगह अपमानित हूँ, सब जगह रोया हूँ, तकलीफ पाया हूँ। आज भी रोना आता है कि यार इतने बुरे व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन फिर बल मिलता है कि अभी और बताऊँ, और मेहनत करूंगा और आगे जाऊंगा। आमतौर पर समाज में धारणा मर्द रोते नहीं है। आप खुलकर इजहार कर रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ। आप दूसरी बार शादीशुदा हो, फिर भी आपने कहा मैं अकेलापन फील कर रहा था और मैंने जाकर कहा कि आज मैं अकेला फील कर रहा हूँ, कुछ कर बैठूंगा, इससे बेहतर है आप लोगों से बात करूं। जी, ये कमजोरी है या दूसरों को ताकत देने की कोशिश? अपने आप को जीवित रखने का प्रयास, और ये बताने की कोशिश कि कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी फेमस हो, कितने भी उसके फॉलोअर्स हो, अंतिम में वो इंसान ही है। उसको भी हर वो एहसास होता है। हम बाहर से क्या लगता है, मैं तो 33 साल 34 ईयर्स की एज में पहली बार बॉम्बे आया था। उसके पहले तो मालूम ही नहीं था कि कुछ लिख सकते हैं, मालूम ही नहीं था कि बतिया सकते हैं, लोग सुनेंगे, नहीं मालूम था, कभी मौका नहीं मिला। अब तक जब मुंबई या किसी भी, मतलब सिर्फ मैं फिल्मी सेलिब्रिटीज़ की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस की, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर्स की, मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टर्स की, ऐसा लगता था ना कि मतलब ये जैसा फिल्मों में नहीं दिखा देते हैं कि इधर बोला इसका क्या हुआ, हाँ इधर फ़ोन दो, हाँ ये रुमाल दो, है ना। ऐसा लगता था कि जब वो बिस्तर में जाते होंगे ना तो उनका जूता भी कोई उतार के रख देता होगा, और सुबह उठते होंगे ना तो वो ओम शांति ओम में नहीं, वो पैर शाहरुख खान नीचे करते हैं तो वो एक चप्पल लेके पहना। मेरे जैसे एक आम आदमी को लगता है कि हम लोगों का जीवन ऐसा ही होता है सच में, कि लाव लश्कर चल रहा है, बिल्कुल अंतराज चल रहा है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि दीपिका पादुकोण जैसी महिला भी डिप्रेशन में जाती है। सब लोग अपना अपना बैगेज लेके चल रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जस्ट बिकॉज आई कैन कैरी इट वेल डजंट मीन दैट इट इज़ नॉट हेवी। मैं मुस्कुरा के ले लेता हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे को चोट नहीं लग रही, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मेरे को तकलीफ नहीं हो रही, ये अब वजनी नहीं है मेरा पास्ट का बैगेज। लेकिन साथ में एक ये भी कहावत है, आपने सुना होगा, थोड़ा रट्ठ लैंग्वेज में है, गुस्से से और हक से बोला जाता है कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए, बसते हैं साले, है ना। तो ये जो कहावत है कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए, ये कहावत क्यों है? ये कहावत इसलिए है क्योंकि एक शरीर को आप अपने कंधे में रखेंगे तो आपके नाक के सबसे पास रहेगा। वो गड़ा हुआ मुर्दा आपने निकाला है, उसको अपने कंधे पे डाला है, एक तो बदबू आती रहेगी इसीलिए बाँचते हैं, और दूसरा आप सोचिए कि आपके प्रोग्रेस का स्पीड कितना स्लो हो जाएगा। आप एक व्यक्ति 2 लोगों का भार लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो है ही नहीं, आप अकेले हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मेरे लिए ये दोनों तो मर चुके, मैं इनको माफ़ इसलिए नहीं कर पाता हूँ या मैं वहाँ फंसा इसलिए हूँ, मेरे को पसंद थोड़ी ना है, शौक थोड़ी ना फंसे रहने का, लेकिन मेरा बच्चा है ना, हर दिन उसका एक दिन निकल रहा है। मैं आज उसको भारत के किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में वो जो चाहे दिला सकता हूँ। मेरे से तुमको इतनी कितनी नफरत है कि तुम अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो, जो मेरा भी बच्चा है। ये प्रेजेंट की तकलीफ है भाई, पास्ट की तकलीफ को तो छोड़ दी। मैं हर दिन प्रेजेंट में जो जी रहा हूं उसका क्या करूं? आप दे दीजिए जवाब। या ये सही होगा एक बाप के तौर पे कि हाँ तो 10 साल पहले मेरा बच्चा था, छोड़ो बेटा अपना देख ले, तो मैं सही हो जाऊं? बताइए। अपनी मोहब्बत के आप ही दुश्मन बन गए। सभी बनते हैं। वही कि पेड़ों का ख्याल बहुत हद ज़्यादा पानी डालते चले गए। हाँ, कि मेरा वो पेड़ इसलिए मर गया क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा दे दिया। इंसान ज़्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी मोहब्बत का दुश्मन बन जाता है। मैंने इस पर लिखा था कि मोहब्बत चाय की तरह होती है, चीनी कम रखो लोग पी लेते हैं, ज़्यादा बढ़ा दो तो एक घुट भी कहते बहुत मीठी है, रख दो, नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसी पे एक और बात ये भी है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीटियाँ लग जाती हैं। हाँ, 19-20 का फ़र्क हो चल जाता है। जब फ़र्क 10-20 का हो जाता है जी। तो रिश्ता टूट जाता है। खैरात में मेरी किसी भी चीज़ की कीमत नहीं लगती, सच। कितनी भी कीमती हो। हाँ, बहुत मोहब्बत आप कर बैठे हैं, सामने वाले को उतना नहीं चाहिए तो आप अपनी मोहब्बत के दुश्मन बन गए। ये वो वाली बात है ना भाई। आप सोचिए ना कि पृथ्वी में समंदर का पानी जितना है वो किसी और प्लेनेट में उतारा जा सकता है ना। आप एक लोटा लेके आ जाएंगे तो उसमें लोटा जब भर जाएगा तो उसके बाद तो पानी बाहर ही बहेगा, तो जो पानी बाहर बह रहा है वो तो वेस्ट ही। अब आप डालते रहिए लोटे में पानी, लोटे का पेट भर गया, लोटा भर गया, लेकिन आप समंदर हैं, आपको देना ज़्यादा है, उसको लेना ही नहीं है उससे ज़्यादा। आप कई ऐसे एम्प्लॉयज़ से मिले होंगे, खास करके नीचे तबके में ऐसा ज़्यादा होता है कि अगर किसी की तनख्वाह XYZ अमाउंट है और आपको लगा यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है और आपने सडनली उसकी तनख्वाह डबल कर दी, आप देखिए 2 महीने बाद से वो 15 दिन छुट्टी करने लग जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ ही है।